हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका एसबीआई पीओ एंड क्लर्क यानी कि 2024 के जो एग्ज़ाम है, बस ओनली 2 एग्ज़ाम पेंडिंग है। और एसबीआई क्लर्क में आपके बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। तो यानी कि अब आपको जी जान लगा देनी है। तो आपके पास में अराउंड 45 डेज़ है। आपको पूरी तैयारी करनी है, सब कुछ छोड़ देना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे अपन मिले हैं। तो जो इंग्लिश का प्री चेकलिस्ट है, यहाँ पे अपन चेकलिस्ट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरह से जो बेस्ट अप्रोच है आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन पर कर पाए, वो भी विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में। तो इससे पहले अपन ने 28 चेकलिस्ट कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है आपके लिए, तो प्लीज़ इनको मिस मत कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इसको जितना पॉसिबल हो सके आपके फैमिली फ्रेंड जो भी ग्रुप्स है उसमें शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए लोगों को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए और वो अपनी ड्रीम जॉब को पाने में यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे कैपेबल हो सके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो इन्फॉर्मेशन है क्लास के रिगार्डिंग होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज के सेशन में आपके पहले तो अपन 10 क्वेश्चन करेंगे फ्रेज रीअरेंजमेंट के, और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छे लेवल का आपका आरसी है, जिसकी लैंग्वेज भी है जो आपकी नॉर्मल नहीं है, टफ है, और क्वेश्चन भी अच्छे हैं यहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन आपके आरसी के होंगे, वो भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का आपका आरसी है, ठीक है ना। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के बीच का है, ठीक है ना। प्री में चांसेस ठीक है आ सकता है, लेकिन पीओ में आएगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है इसकी, तो मेंस में थोड़े चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच का है, तो यहाँ पे अपन इसको भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे जो फ्रेज रीअरेंजमेंट के हैं। तो यहाँ से अपन समझेंगे किस तरह से करना है, तो ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है आपका ए डी और सी से। तो अपन देख लेते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होगा। अब देखिए बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, अब ए में तो बोला है कि बिल्ड करना है स्ट्रॉन्गर। अब क्या बिल्ड करना, क्या आपको पता है? ठीक है ना, अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। तो क्या अपने को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, नहीं पता है, इसके लिए तो ए से तो आपका स्टार्ट होगा नहीं। तो पहले तो एक ऑप्शन अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सी में देखिए एंड लगा है, एंड इन्वेस्टिंग। अब एंड तो 2 आपके जो इक्वल टोन के फ्रेजेस होते हैं या सेंटेंस होते हैं उनको कनेक्ट करता है, यानी कि इसके पहले और कुछ आना चाहिए इसी तरह का। तो इसी तरह का आना चाहिए, तो यानी कि सी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, यानी कि इसके पहले भी कुछ ना कुछ आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को पता चल गया स्टार्टिंग कहाँ से है, अपना डी से है। तो देखिए डी में आपको बोला है यहाँ पे एनकरेजिंग लिटरेसी प्रमोटिंग, यानी कि एनकरेज करना लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई को, साक्षरता को, और प्रमोट करना है। अब देखिए डी के बाद में ए है और सी है। अब देखिए प्रमोट करना बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, प्रमोटिंग बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, क्या ये हो सकता है आपका? ठीक है ना। अब प्रमोट करने को बोल रहा है और यहाँ पे बोल रहा है बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, दोनों का कोई सेंस नहीं बनता है। सी में बोला है प्रमोटिंग एंड इन्वेस्टिंग इन लर्निंग रिसोर्सेज। तो सी में आपको बोला है कि आपको प्रमोट करना है और इन्वेस्ट करना है लर्निंग रिसोर्सेज में, क्या है आर फंडामेंटल, यानी कि ए नहीं आएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, सी बनेगा। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया कौन सा, डी। तो यहाँ पे डी सी, फिर आपका क्या है, बी ए है। तो ये आपका रीअरेंजमेंट रहेगा। तो एनकरेजिंग लिटरेसी प्रमोटिंग एंड इन्वेस्टिंग इन लर्निंग रिसोर्सेज आर फंडामेंटल बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, ये फंडामेंटल बेसिक्स है आपके स्ट्रॉन्गर बिल्ड करने के, किसको, नॉलेज सोसाइटीज को, सोसाइटी स्टेप्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, फंडामेंटल के बाद में आएगा स्टेप्स। तो आर फंडामेंटल स्टेप्स, तो ये क्या है आपके फंडामेंटल स्टेप्स है टुवार्ड्स किसकी ओर, एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो एम्पावर करना यानी कि सशक्त बनाना फ्यूचर जनरेशन को। तो सी के बाद में क्या आया, बी आया, एंड, और साथ ही क्या करना है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। तो ए सबसे लास्ट में आएगा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर नॉलेज सोसाइटी, ठीक है ना। तो एक बहुत ही नॉलेजेबल सोसाइटी को आपको बनाना है और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पे। तो ये इसका सेंस था। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो लिटरेसी है उसको एनकरेज करना, ठीक है ना, उसको क्या करना, उसको एनकरेज करना, प्रमोट करना,
और शिक्षा को क्या करना है, पहुंच को बढ़ावा देना, यानी कि हर एक पर्सन तक है जो एजुकेशन पहुंच सके उसको क्या करना है, यहाँ पे बढ़ावा देना। और जो आपके यहाँ पे जो रिसोर्सेस है, ठीक है ना, जो रिसोर्सेस है यहाँ पे उनमें क्या करना, इन्वेस्ट करना। और आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनको मजबूत बनाने के लिए, यानी कि उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे उनके फ्यूचर को एम्पावर करने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए, यानी कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर, और अधिक मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे अपने को जो नॉलेजेबल सोसाइटीज़ है उनके निर्माण की दिशा में यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए। यहाँ पे कैसे, फंडामेंटल, यानी कि जो आपके मौलिक कदम होते हैं उनको उठाना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, डी। उम्मीद आपको यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो समझ में आई होगी, और यहाँ से जो करने का तरीका है थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे। तो वीडियो को पोस्ट करते जाइए, बनाते जाइए और देखते जाइए कि आपके आंसर सही है या गलत है। अब देखिए यहाँ पे अगेन 2 से शुरू होंगे, या तो ए से होगा या बी से या डी से, तो 3 अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखते हैं, रीड करते हैं। फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, मिटिगेटिंग क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कन्वर्जेशंस एफर्ट इंक्लूडिंग रिफॉरेस्टेशन। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो रहा फॉर प्रिवेंटिंग बायोडाइवर्सिटी, किसके लिए, तो प्रिजर्व करना, बचाना बायोडाइवर्सिटी को, मिटिगेट का मतलब कम करना क्लाइमेट, ठीक है ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बी में बोला है कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट है जिसमें शामिल है आपके रिफॉरेस्टेशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पेयर बनाएंगे अपन साथ में, ठीक है ना। चेंज एंड एंश्योरिंग ए हेल्थियर प्लेनेट, इनिशिएटिव एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आर विटल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कुछ न कुछ पेयर बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए बी में आपको बोला गया है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट है जिसमें शामिल है रिफॉरेस्टेशन, और उसमें और क्या शामिल है, तो रिफॉरेस्टेशन यहाँ पे शामिल है। और उसमें क्या है, तो देखिए रिफॉरेस्टेशन चेंज, ये कोई सेंस नहीं बनता है। रिफॉरेस्टेशन फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ये भी सेंस नहीं बनता है आपका कि आपको रिफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो यानी कि यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, यानी कि यहाँ पे बी के बाद में क्या आना चाहिए आपका, डी आना चाहिए। तो बी के बाद में एक तो पेयर बना अपना, बी के बाद में डी आना चाहिए, और डी लास्ट नहीं होना चाहिए। डी के बाद में देखिए आर विटल, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डी के बाद में भी कुछ न कुछ आना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बी के बाद में डी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अब यहाँ पे है और पीछे एक ब्लैंक खाली है, यानी कि ये हो सकता है। फिर डी से स्टार्टिंग नहीं होगा, और बी के बाद में ए नहीं आएगा, डी आएगा। तो पहले तो इस तरह से अपने को आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बी, डी, ए और सी ये आपका पेयर बनेगा। एक बार इसको रीड करते हैं और समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाने के लिए जो प्रयास किए गए जिसमें शामिल है रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स, यानी कि यहाँ पे जो जंगलों को बचाना और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी कि उस जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं उनको बचाना आर विटल, यानी कि यहाँ पे बोला है कि उसको संरक्षण करना यहाँ पे। और फिर उसके बाद में क्या बोला है, आर विटल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे इसको बचाना, यहाँ पे जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, उसके लिए क्या है, उसके संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मिटिगेटिंग क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो यहाँ से पेयर बनता है क्लाइमेट चेंज, ये कम करता है। अगर हम इनको बचाएंगे तो क्या होगा, इससे जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एंश्योर, यानी कि और ये पक्का हो जाएगा कि ए हेल्थियर प्लेनेट, और ये पक्का हो जाएगा कि हमारा प्लेनेट कैसा होगा भी, हेल्थियर होगा, यानी कि एक अच्छा होगा रहने के लायक, और मतलब अच्छा होगा, यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे भी अगेन देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे तो चारों से शुरू हो रहा है, ए बी सी डी से। तो अब यहाँ पे अपन रीड करते हुए समझते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस एंड प्रमोटिंग इक्विटी क्रिएट थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट implementing inclusive policy fostering environments where everyone can, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखिए शुरू कहाँ से हो सकता है, देखिए ए में बोला है डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस एंड प्रमोटिंग इक्विटी क्रिएट, तो यहाँ पे तो ए तो बीच की बात कर रहा है, तो यानी कि ए से शुरू नहीं होगा। बी में बोला थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट,
तो बी भी है जो कहीं बीच की बात कर रहा है, तो बी भी आपका नहीं होगा। अब बचा आपका सी और डी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई, सी या डी है तो कोई ना कोई अपन यहाँ पे पैर बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन पैर बनाते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर अपन देखें कि ए में तो बोला है आपको कि डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, ठीक है ना, एंड प्रमोटिंग इक्विटी क्रिएट, और यहाँ पे प्रमोट करेगा इक्विटी, जो क्रिएट करेगा। अब क्या क्रिएट करेगा, तो क्रिएट करेगा आपका, क्या क्रिएट करेगा, थ्राइव का मतलब तो क्या होता है, थ्राइव करना, ठीक है ना यहाँ पे। या फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा इक्विटी यानी कि समानता, बराबर का, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे सब कुछ क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो आप जहीं पे भी काम करते हो ऐसी पॉलिसीज होती है जहाँ पे सब लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे काम करना क्या होता है, अच्छा होता है इस वर्क प्लेस पे। तो इक्विटी क्रिएट एनवायरनमेंट, तो ए के बाद में क्या आएगा, डी आएगा, वेयर एवरीवन कैन। अब जहाँ पे हर कोई अब क्या कर सकता है, तो हर कोई क्या करेगा यहाँ पे, तो इसके बाद में आएगा हर कोई है जो थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट, यानी कि अपना बेस्ट देगा और कंट्रीब्यूट करेगा उनका बेस्ट। तो ए डी बी, अब देखिए डी से स्टार्टिंग नहीं है तो फिर किससे होगा, सी से होगा। तो पहले तो सी ए डी बी, अब सी ए डी बी कहाँ है, सी ए डी बी आपका ई में है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं अपन क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज फॉस्टरिंग, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है आपको, वहाँ पे लागू करनी है इंक्लूसिव पॉलिसीज को। फोस्टर, फोस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फोस्टर का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ावा देना, ग्रो करना। तो ये बढ़ावा देगा, अब किसको बढ़ावा देगा, तो ये आया है डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग चीज़ों में क्या करना है यहाँ पे, तो इस तरह की विविधताएं होती है, जैसे अलग अलग लोग काम करते हैं। तो वर्क प्लेस पे जो डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे क्या करेगा, मजबूत करेगा और प्रमोट करेगा इक्विटी क्रिएट, और यहाँ पे प्रमोट करेगा कि जो इक्विटी है उनमें वो क्रिएट करी कि ऐसा एनवायरमेंटल जहाँ पे हर कोई क्या कर सकता है, फल फूल सकता है। थ्राइव का मतलब क्या होता है, ग्रो होना, और कंट्रीब्यूट करता है उनका बेस्ट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा जितना पॉसिबल हो सके। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है और इसको भी समझते हैं अपन। द कॉस्मोस इंस्पायरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, advancements in space exploration, satellite technology, and technological innovations and planetary research offer insights into, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ अपन है जो यहाँ पे क्या करते हैं, पैर बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ है, ए बी सी डी से है। तो अपन देखते हैं अपना स्टार्टिंग किससे हो सकता है और उसके बाद में अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सी है इसमें क्या आया, एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि इसके पहले कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि सी से स्टार्टिंग नहीं होगा आपका। एंड प्लानिटरी रिसर्च, तो डी के पहले भी एंड आया है तो डी से भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। अब स्टार्टिंग के दो ही पॉइंट है, या तो ए है या बी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। द कॉस्मोस इंस्पायरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एडवांसमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एडवांसमेंट है यानी कि स्पेस में अगर आप एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो उसके जो एडवांसमेंट है यानी कि उसका जो यहाँ पे बेनिफिट है वो क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, कौन करेगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए अपने को भी पता नहीं है कौन सा स्टार्टिंग होगा, पर बी के बाद में, बी में बोला है कि यहाँ से पहले तो बोला है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, अब उसके बाद में और क्या आएगा साथ में, तो और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे इसी तरह की जो बातें हैं वो ज्वाइंट करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। कि सबसे पहले तो एक्सप्लोर करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो
उसके एडवांसमेंट में क्या क्या होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो, अब उसके साथ में और क्या हो सकता है, तो देखिए एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ये हो सकता है, या फिर एंड प्लेनेटरी रिसर्च ऑफर इंसाइट इनटू, कि जो प्लेनेटरी रिसर्च है वो ऑफर करती है कि इनसाइट्स यानी कि जो नजरिया है, ठीक है ना, जो उसको नजरिया प्रदान करती है, ठीक है ना, एक विजन प्रदान करती है। अब देखिए डी के बाद में भाई कुछ न कुछ तो आना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब डी के बाद में क्या आएगा, इंसाइट इनटू, अब किसके अंदर यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी समझना पड़ेगा किसके अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोस। तो अगर ये अपन रिसर्च वगैरह करेंगे तो अपने को एक विजन मिलेगा, यानी कि एक नजरिया मिलेगा दृष्टि को देखने का, किसको देखने का, कॉस्मोस को, यानी कि ब्रह्मांड में देखने का अपने को क्या मिलेगा, एक विजन मिलेगा, यहाँ पे एक नजरिया मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से अपने को पता चला है कि डी के बाद में क्या आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए। तो जब डी के बाद में ए आना चाहिए तो इसका मतलब ए से तो शुरू होगा नहीं आपका, और जब ए से शुरू नहीं होगा तो ये कट गया, और आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी मिल गया आपको आंसर। यानी कि यहाँ से करेक्ट आंसर होगा आपका BDAC। अब इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि एडवांसमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड प्लेनेटरी रिसर्च ऑफर insights into the cosmos, inspiring scientific diverse discoveries एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो स्पेस में यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है और जो प्लेनेटरी रिसर्च है, यानी कि जो दूसरे प्लेनेट है उनकी रिसर्च करना, ये ऑफर करता है आपको इनसाइट्स इनटू, यानी कि एक ऐसा दृष्टि, ऐसा विजन आपको यहाँ पे प्रदान करता है कि आप यहाँ पे जो ब्रह्मांड है उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या करता है, एक नजरिया प्रदान करता है कि आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सके, और इंस्पायरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, और उसको समझ सकेंगे आप तो क्या करेंगे, बहुत ही इंस्पायरिंग आप साइंटिफिक डिस्कवरीज करेंगे, और जो टेक्नोलॉजिकल है इनोवेशंस है, यानी कि नई नई खोजें हैं उनको भी आप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा, यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एडवोकेटिंग फॉर डेस्टिगमेटाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, ठीक है ना। आगे बोला है केयर आर क्रूशियल स्टेप्स टुवार्ड्स हॉस्टेलिक, इन्वेस्टिंग इन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेस, वेल बीइंग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए अपने को समझ में आ रहा, अगर स्टार्टिंग की बात करें, ठीक है ना, अब कुछ कुछ आपको अपने इंस्टिंक्ट है, कॉमन सेंस, उनको भी काम में लेना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ पे जो बी लिखा केयर आर क्रूशियल स्टेप्स, अब किसकी केयर, कैसी केयर पता नहीं है, तो बी से तो शुरू होगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए आपको बोला है वेलबींग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। अब कैसी, किसकी वेलबींग क्या है, ठीक है ना, इसके आगे मतलब कुछ क्लियर नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है, तो डी से भी स्टार्टिंग नहीं होगा। एडवोकेटिंग, ठीक है ना, यानी कि किसी का पक्ष लेना, किसी का बचाव करना है, ठीक है ना। तो फॉर डेस्टिगमेटाइजेशन एंड प्रोवाइड एक्सेसिबल, ठीक है, चलो अभी समझ में नहीं आ रहा। और सी में बोला है इन्वेस्टिंग इन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, तो सी में बोला है कि इन्वेस्ट करना है मेंटल हेल्थ रिसोर्सेस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी खत्म हो रहा है, उसके बाद में कॉमा है, इसका मतलब क्या है कि सी के बाद में कोई ना कोई सेंटेंस आपका या फ्रेज आना चाहिए, सी लास्ट नहीं होगा। पर यहाँ पे आप देखो तो क्या है, सी लास्ट है, तो ये भी आपका कट हो गया। यानी कि कुल मिला के अपने को समझ में आया कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सी से होगा। अब देखिए सी के बाद में ए आपका फिक्स है, यानी कि अब जो दो ब्लैंक बचे बी और डी को अपन अरेंज करेंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसको देखिए समझते हैं पहला कि इन्वेस्ट करना मेंटल हेल्थ रिसोर्सेस में, ठीक है ना, और एडवोकेटिंग फॉर डेस्टिगमेटाइजेशन आर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, और आपको यहाँ पे बोला है कि जो मेंटल हेल्थ है उसके जो रिसोर्सेस है उसमें क्या करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। और अब डेस्टिगमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर जो आरोप लगे, कलंक लगे हैं, ठीक है ना, उनकी क्या करना, एडवोकेट करना, यानी कि उनकी वकालत करना है यहाँ पे, ठीक है ना। आर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, जो है जो अपने को यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, एक्सेसिबल का मतलब है कि सरलता, सुलभ, यानी कि हर एक एक्सेसिबल, हर एक की पहुंच हो, इस तरह का अपने को प्रोवाइड करवाता। अब क्या प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे, एक्सेसिबल, केयर आर क्रूशियल,
तो यहाँ पे बोला है कि एक्सेसिबल जो केयर है वो क्या है आपकी, यहाँ पे क्रूशियल है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे बोला वेल बीइंग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे चलो दोनों को अब अपन एक एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो पहला अपन यहाँ पे ए के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे बी रख के देखते हैं कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल केयर आर क्रूशियल स्टेप्स टू आर हॉस्टलिक वेल बीइंग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस तरह की आपको देखभाल प्रोवाइड करवाना, यानी कि इस तरह की केयर है जो प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। यहाँ पे क्रूशियल स्टेप्स है, एक बहुत ही आपका गंभीर कदम, क्रूशियल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसकी ओर, यहाँ पे। तो ये इसकी ओर हॉस्टलिक वेलबींग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि पूरे समग्र, यानी कि सभी का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सभी का क्या करना है, आपको यहाँ पे कल्याण करना है, वेलबींग, ठीक है ना। सभी के लिए अच्छा करना है और सपोर्ट करना है इंडिविजुअल्स को, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या करना है, आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है। इसकी दिशा में क्या है, एक स्टेप्स है आपका यहाँ पे, ये बोला गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको रीड करें, ठीक है ना, तो इसको रीड करें तो इसके हिसाब से तो ये क्या बन रहा है आपका, एकदम सही बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब दूसरा देखिए यहाँ पे अब भी तो अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पे बी डी रख दिया। अब देखो अगर डी को पहले ले कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल वेलबींग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स केयर आर क्रूशियल स्टेप्स टू आर हॉस्टलिक। अब हॉस्टलिक के आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है ना, हॉस्टलिक के आगे कुछ ना कुछ आपका आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में नाउन चाहिए अपने को, पर है नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए बी आपका है जो ये जो, ठीक है ना, ये कभी आपका एंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसके हिसाब से यहाँ पे आपका करेक्ट क्या बनेगा, सी ए बी डी बनेगा, और सी ए बी डी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 है, तो देखते हैं यहाँ पे 6 में क्या बोला है अपने को। फोस्टरिंग यूनिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, differences enrich society fabric, intellectual understanding and celebrating, embracing culture diversity, promoting, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ से भी शुरू है, चारों आपके ABCD चारों फ्रेज आ सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ न कुछ पैर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डी में आपको दे रखा है कि जो एम्ब्रेसिंग कल्चर डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता है उसको अपनाना, ठीक है ना। एम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अपनाना। तो अलग अलग जो आपके कल्चर है उसको अपनाना वो प्रमोट करता है, यानी कि डी के बाद में क्या आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। अब क्या प्रमोट करता है, ठीक है ना, तो डी के बाद में अपने को पेयर ढूंढना पड़ेगा, क्या प्रमोट करता है। तो प्रमोट करता है फोस्टरिंग यूनिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी कि प्रमोट करता है कि फोस्टर यानी कि मजबूत करेगा यूनिटी को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। डिफरेंसेस एनरिच सोशल फैब्रिक, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंसेस है उनमें सोशल फैब्रिक में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनमें प्रमोट करेगा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपस में समझ को, और सेलिब्रेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन यहाँ पे देखें तो इंटेलेक्चुअल यानी कि अपन अलग अलग कल्चर डाइवर्सिटी को अपनाते हैं, तो ये प्रमोट करता है कि अब देखिए अलग अलग कल्चर को अपनाएंगे तो क्या होगा, हर कोई आपका एक दूसरे को क्या करेगा, समझेगा, ठीक है ना, तो उसको बढ़ाएगा, यानी कि आप दूसरों के जो कल्चर उसको समझोगे, रेस्पेक्ट करोगे, वो आपके कल्चर को समझेगा, रेस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। और सेलिब्रेटिंग, यानी कि डी के बाद में तो आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है ना। और सेलिब्रेटिंग, और क्या सेलिब्रेटिंग करोगे, यानी कि क्या है जो आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है ना। तो और क्या सेलिब्रेट करोगे आप, तो यहाँ पे सेलिब्रेटिंग फॉस्टरिंग यूनिटी, देखिए कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में क्या चाहिए अपने को, नाउन चाहिए। तो सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस एनरिच सोसाइटी फैब्रिक, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, मतभेद होते हैं, उनका जश्न मनाना, ठीक है ना। अलग अलग संस्कृति है तो अलग अलग मतभेद है, तो ऐसे समाज में अलग अलग मतभेदों को क्या करना है, यहाँ पे उनको यहाँ पे क्या करना है, उनको साथ में लाना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेलिब्रेट करना है। फैब्रिक फोस्टिंग यूनिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और क्या करना है, फोस्टिंग यानी कि मजबूत करनी यूनिटी को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, यानी कि एक दूसरे की अपन क्या करें, रेस्पेक्ट करें। तो यानी कि सी के बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, और वो क्या है आपका बी है। तो पहले देखते हैं डी और सी का कहीं पैर दिख रहा है कि अपने को, यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। तो पहले तो इन दोनों के पेयर से ही अपने को आंसर मिल गया डी। और उसके बाद में अपन ने बात की थी बी, और लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो यहाँ पे डी से एम्ब्रेसिंग कल्चर डाइवर्सिटी प्रमोटिंग, यानी कि जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं उनको अपनाना यहाँ पे, ठीक है ना, वो प्रमोट करता है किसको, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और ठीक है ना, यानी कि इंटेलेक्चुअल का मतलब आपस में जो समझ होती है संस्कृति की, तो उस समझ को बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करता है। और क्या करता है, और डिफरेंसेस एंड सोसाइटियल फैब्रिक, यानी कि जो मतभेदों का जश्न मनाना यहाँ पे, तो जो अपना जो समाज है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करता है, उसको समृद्ध करता है, एनरिच करता है, और फोस्टर यानी कि और ज़्यादा बढ़ावा देता है किसको, यूनिटी यानी कि एकता को, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, यानी कि आपसी जो सम्मान होता है उसको क्या करता है यहाँ पे, उसको बढ़ावा देता है, उसको बढ़ावा देता है। फोस्टरिंग करना यानी कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 7। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड एनफोर्सिंग रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉज आर पोविटल इन सेफगार्डिंग ऑनलाइन प्राइवेसी एंड कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे शुरू है। अब यहाँ पे देखो पहले तो बी से तो कभी शुरू नहीं होगा, उसके बाद में लॉज आर पोविटल। अब कौन से लॉज है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपकी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सी से भी नहीं होगा आपका। अब और क्या हो सकता है आपका, तो देखिए यहाँ पे अब दो ही बचे, या तो ए से होगा या डी से होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन थोड़े थोड़े पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पेयर बन सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर है, ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, मजबूत करना। उनके जो उपाय है साइबर सिक्योरिटी किस तरह से करना, उनको मजबूत, स्ट्रेंथन यानी कि उनको मजबूत करना। प्रमोट करना डिजिटल लिटरेसी, यानी कि यहाँ पे लिटरेसी का मतलब जो आपको डिजिटल, आपने देखा होगा गवर्नमेंट वगैरह है और जो अपना ट्राई है वो, ठीक है ना, टाइम टू टाइम कॉल पे या फ़ोन पे अपने को समझाता रहता है कि इस तरह से ओटीपी शेयर नहीं करना, इस तरह से, ठीक है ना। ना ही आपको किसी से इस तरह से अपने कोई डाटा है जो शेयर करना, इस तरह से अपने को समझाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन डिजिटल लिटरेसी, यानी कि उनको जो डिजिटल यानी कि ऑनलाइन है, जो यहाँ पे ये जो साक्षरता है, यानी कि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में उनको समझाना, इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है ना। और आगे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। अब इसके साथ में और क्या करेगा, और क्या प्रमोट करेगा, एंड एनफोर्सिंग रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन। और यहाँ पे एनफोर्स करेगा जो बड़े तौर पे यानी कि फैला हुआ है, रोबस्ट बड़े एरिया में जो डाटा प्रोटेक्शन है, उसको भी क्या करेगा यहाँ पे, उसको प्रोटेक्ट करेगा, एनफोर्स करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब अपने को समझ में आया, ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है ना। अब ए के बाद में बी है तो देखिए ये भी कट हो गया। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका आंसर हो गया कि ए बी सी डी, यानी कि ये जो सेंटेंस अपनी जगह सही है। तो रीड कर देते हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉज। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कि प्रोटेक्शन लॉज, डाटा प्रोटेक्शन लॉज है और पोविटल इन सेफ गार्ड ऑनलाइन, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षा करने के लिए ऑनलाइन प्राइवेसी को, और कंबाटिंग यानी कि उसके विरुद्ध लड़ाई करना, किसके, जो साइबर थ्रेट्स यानी कि जो साइबर खतरे होते हैं उनसे लड़ने में यहाँ पे क्या करेगा, उनसे सुरक्षा प्रदान करना, उनसे लड़ने में यहाँ पे मदद करना यहाँ पे। तो यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या है, पहले से ही सही रीअरेंज है। तो ए बी सी डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है, तो इसको भी देखते हैं क्या बोला है। कल्टिवेटिंग एम्पैथी, nurturing kindness, actions foster a more harmonious and understanding society and promoting compassion। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है आपका, तो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए एक्शंस फोस्टर ए मोर। अब देखिए बी में बोला है कि एक्शन है जो और ज़्यादा फोस्टर बढ़ावा देंगे ए मोर। तो अभी बी तो देखिए उससे पहले कोई ना कोई बात होगी, तो बी तो स्टार्टिंग नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे देखते डी में एंड लगा, एंड प्रमोटिंग, यानी इसके पहले कोई ना कोई बात होनी चाहिए, तो डी से भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, तो डी है ही नहीं। अब बचा है ए या सी, तो कहाँ से शुरू करें, या तो ए से या सी से। तो देखिए ए में आपका बोला है यहाँ पे कल्टिवेटिंग एम्पैथी, नर्चरिंग काइंडनेस। तो ए में बोला है यहाँ पे
कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति सहानुभूति रखना। कल्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, उसको डेवलप करना। तो किसी के प्रति सहानुभूति विकसित करना, डेवलप करना। नर्चरिंग काइंडनेस, यानी कि यहाँ पे जो काइंडनेस है, ये जो दयालुता है, उसको क्या करना, उसको नर्चर करना, यानी कि उसको बढ़ाना, उसको ग्रो करना, यानी कि अपने अंदर दया का भाव को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है ना। अब ए है, ठीक है ना। अब ए के बाद में क्या आ सकता, पैर बनाते हैं अपन, तो कल्टिवेटिंग एम्पैथी, नर्चरिंग काइंडनेस। ठीक है ना। और क्या आ सकता है यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं, तो नर्चरिंग काइंडनेस, देखिए कॉमा लगा है, यानी कि और कोई ना कोई बात हो रही है। एंड प्रमोटिंग कंपनसेट, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है, और प्रमोट करना, यहाँ पे कंपनसेट का मतलब क्या होता है, दयालु काम होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनसेट क्या होगा, ठीक है ना। तो कंपनसेट के बाद में क्या आता है, एक्शंस फोस्टर। तो कंपनसेट एक्शन, कैसे एक्शन, दयालु काम वाले एक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए के बाद में आएगा आपका डी, और डी के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कि आपको सहानुभूति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अपने अंदर दयालुता को क्या करना है, उसको भी ग्रो करना है। और प्रमोट करना है कंपनसेट एक्शन, यानी कि दयालु काम करने वाला एक्शन है, उसको क्या करना है, फोस्टर, यानी कि उसको बढ़ावा देना है। ए मोर, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के लिए। ठीक है ना। एक बहुत ही हारमोनियस, यानी कि सामंजस्यपूर्ण, यानी कि एक दूसरे को समझ सके ऐसी, और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यानी कि एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सके, ऐसी सोसाइटी है, उसको बढ़ावा देता है। तो लास्ट में क्या आएगा, सी आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ए मोड लगा है, यानी कि इसके बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो इसके बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि बी कभी लास्ट में नहीं आएगा, तो देखिए ये आपका कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को स्टार्टिंग तो मिल जाएगा ए, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से ए मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने देखिए ए डी बी सी बनाया है, तो ए डी बी सी कहाँ है आपका, ये डी में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो पॉसिबल मेथड होते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ, कि आप यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा आपका यहाँ पे दिमाग लगा के आप आराम से कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और समझते हैं यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इनिशिएटिव। देखिए ए से आपका यहाँ पे जो शुरू नहीं होगा, टेक्नोलॉजी कैसी है, ना तो इसके कोई आर्टिकल लगा है, इसलिए नाउन वगैरह भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए से तो शुरू होगा नहीं। कंट्रीब्यूट टू कंबाटिंग क्लाइमेट चेंज, कंट्रीब्यूट करती है लड़ने में जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ डी ही बचा, यानी कि स्टार्टिंग तो किससे होगा, डी से। एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स ग्लोबली, प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अडॉप्टिंग, इंसेंटिवाइजिंग क्लीन। अब यहाँ पे देखिए अपन समझते हैं कि जो प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए, ठीक है ना, अडॉप्ट करना, जैसे आपका जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है ना, तो इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको अपनाने के लिए क्या करना है, प्रमोट करना है, उनको बढ़ावा देना है। इंसेंटिवाइजिंग क्लीन, और यहाँ पे बोला है कि क्लीन, अब क्लीन क्या होगी, ठीक है ना, डी के बाद में अगर पैर बनाए तो क्लीन क्या होगी भी, तो यहां से अपन देखते हैं क्या होगी क्लीन। तो क्लीन टेक्नोलॉजी या फिर क्लीन कंट्रीब्यूट, देखिए सी के बाद डी के बाद में बी तो कभी आएगा नहीं, ठीक है ना। तो डी के बाद में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा आपको, या तो सी दे रखा या ए दे रखा। तो देखिए क्लीन एंड रेड्यूसिंग, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो डी के बाद में तो सी आएगा नहीं, तो सी नहीं आएगा तो फिर क्या बचा, ए ही बचा, कि जो क्लीन टेक्नोलॉजी है उसको क्या करे, इंसेंटिवाइज करे, ठीक है ना, प्रोत्साहित करे, उसको और ज्यादा क्या करे, प्रमोट करे। तो डी के बाद में ए आ रहा है, देखिए पैर कहाँ है, डी के बाद में ए, डी के बाद में ए, ये कट गया। एंड इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इनिशिएटिव, और इन्वेस्ट करना है किसमें, ग्रीन इनिशिएटिव में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, ग्रीन इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे देखिए कि इनिशिएटिव में क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, कंट्रीब्यूट टू कॉम्बैटिंग, जिससे क्या होगा, वो आपके कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, उससे लड़ने में, और साथ ही क्या करेंगे, रेड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबली। अब यहाँ पे देखिए बी में एक बात की गई है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा लड़ने में, क्लाइमेट चेंज में,
और फिर एंड लगा है, तो उसी बात को यहाँ पे सी में और बताया गया है कि इसके साथ ही क्या करेगा, रेड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट को ग्लोबली, यानी कि विश्व में। तो यानी कि बी और सी का पेयर है, तो बी और सी एक जगह ही है पीछे आपका। तो डी ए बी सी है, तो डी ए बी सी कहाँ है आपका, तो डी ए बी सी देखिए ये बेटा आपका सी पे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अपनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है। और जो क्लीन टेक्नोलॉजी है उसको भी क्या करना है, आपको इंसेंटिवाइज करना है, उसको भी प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना, जगाना है उसको, ठीक है ना। और जो इन्वेस्ट करना है ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि ऐसे जो आपके जो ऐसे इनिशिएटिव होते हैं, देखिए दो मतलब होते हैं। पहला तो कोई ग्रीन इनिशिएटिव होता है, इसका मतलब तो होता है नया। और एक ग्रीन इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे उनको लगाने वगैरह में, हरियाली के लिए काम में किया जाता है, उसको ग्रीन इनिशिएटिव बोलते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा आपका लड़ने में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, और रिड्यूस करेगा जो कार्बन, ठीक है ना, जो कार्बन यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा, ठीक है ना, तो उसको रिड्यूस करने में पूरे विश्व में यहाँ पे आपके कंट्रीब्यूट करेगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एंड प्रोमोटिंग कल्चर एक्सचेंज, अब ये तो आपका स्टार्टिंग होगा नहीं, ठीक है ना। इनिशिएटिव एंड रिच सोसाइटी प्रिजर्विंग हेरिटेज एक्सप्रेशन एंड सपोर्टिंग कल्चर नर्चरिंग क्रिएटिविटी एनकरेज आर्टिस्टिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए तो नहीं है, तो फिर एक ही बचा आपका, यहाँ पे डी बचा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, डी से, यानी कि बोला है नर्चरिंग क्रिएटिविटी, यानी कि जो क्रिएटिविटी है उसको नर्चर करना, उसको बढ़ावा देना, पोषित करना, ग्रो करना। एनकरेजिंग आर्टिस्टिक, जो आपका एनकरेज करता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आर्टिस्टिक्स क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आर्टिस्टिक क्या हो सकता है, देखिए पहले तो डी का पेयर बनाते हैं कि डी के साथ में क्या आ सकता है। तो आर्टिस्टिक एंड प्रमोटिंग तो नहीं होगा, डी के बाद में तो ए कभी नहीं आएगा आपका यहाँ पे। तो डी के बाद में ए नहीं आएगा, तो ये हो गया कट, ये हो गया कट। तो सीधा अपने को आंसर मिल गया, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डी सी बी ए, क्योंकि डी के बाद में ए का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आर्टिस्ट के बाद में कोई ना कोई अपने को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी में है एक्सप्रेशन एंड सपोर्टिंग कल्चर, और क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कल्चर को, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो नर्चर करना क्रिएटिविटी को क्या करना है, उसको ग्रो करना है, एनकरेज करना है जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो कलाकार होते हैं अपने इमोशन को अभिव्यक्त करते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोर्ट करना है कल्चरल। अब कल्चरल क्या होगा, तो कल्चरल इनिशिएटिव को क्या करना है, सपोर्ट करना है, एनरिच सोसाइटीज, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह के जो कल्चर सपोर्ट है उसको अपनाते हैं, प्रिजर्विंग और बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है जो हेरिटेज। और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, जो हेरिटेज है यानी कि जो पुरानी जो हेरिटेज साइटें हैं उनको बचा के रखना, और प्रमोट करना है कल्चर एक्सचेंज को, कि हम आपके कल्चर को समझे, आप हमारे कल्चर को समझो, इस तरह से क्या करना, कल्चर एक्सचेंज को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ से ये जो पहले अपने 10 क्वेश्चन किए बहुत ही अच्छे लेवल के थे, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मूव करते हैं जो आज का आपका आरसी है उसकी ओर। तो आरसी का लेवल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे लेवल का आरसी है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कोई वोकैब के क्वेश्चन है तो उनको कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो कौन से है जो यहाँ पे, तो देखिए पैसेज रीड करके अपने को पता चलेगा। ये भी एग्जाम्पल पूछे, ये भी पैसेज रीड करके, ट्रू फॉल्स है, ये भी पैसेज सही, कौन सा करेक्ट है, ये भी पैसेज से ही ब्लैंक फिल करना है, वो भी अपन जब रीड करेंगे तब समझ में आएगा। अब सिनोनिम पूछा अपने को यहाँ पे किसका, फ्रेटेड का। तो देखिए सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो फ्रेटेड का मतलब होता है कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा चिड़ा हुआ है, सताया हुआ है या परेशान किया हुआ है। तो किसी पर्सन को अपन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम फाइंड करना, तो देखिए सबसे पहले तो आपका प्लेक्टेड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, यानी कि किसी को कोई दुख है तो उस दुख को कम करना, यानी कि काम, किसी को काम करना, ठीक है ना यहाँ पे, या फिर किसी को सूद करना, या किसी को चीयर अप करना, हिम्मत देना किसी को,
तो देखिए ये नेगेटिव टोन है, ये पॉजिटिव टोन है, यानी कि ए तो कभी आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना, ए तो कभी आपका आंसर होगा नहीं। तो अब देखिए टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, तो ये इसका सिनोनिम है। रेटल्ड, रेटल्ड का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है आपने किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिम है। यानी कि ए नहीं है लेकिन बी और सी है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, तो देखिए ये जो वर्ड स्वैप है उसका क्वेश्चन है, तो पैसेज में अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वर्ड होंगे उनको स्वैप करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब, मेन आइडिया पूछा है, तो जब पैसेज रीड करेंगे तब समझेंगे अपन यहाँ पे। और यहाँ पे टोन पूछी है आपको, तो अपने को टोन पे भी है जो ध्यान करना, फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब अपन पैसेज को रीड करना शुरू करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को बनाते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, यहाँ पे रीड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको कंसंट्रेशन रखना है, थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए समझने में, अगर कंसंट्रेशन छूटा तो यहाँ पे समझने में मुश्किल होगी। इफ योर ईयर सो फार हैज बीन डिफाइंड बाय कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी, प्रिपेयर टू फील सीन। यानी कि यहाँ पे बोला है कि अगर आपका जो साल है, आपका ईयर है अभी तक, कंफ्यूजन, ठीक है ना, और एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन का मतलब तो क्या होता है अभी, भ्रम, और एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है आपका, एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है, टू। तो कभी भी एम्बी आ जाए तो उसका मतलब होता है अनक्लियर, यानी कि अभी आप क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेट में है कि अभी आपको कुछ भी सही से पता नहीं है, ठीक है ना, कि इधर जाऊँ इधर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ भी आपको क्लियरिटी नहीं है, दो मझदार में फंसे हुए, इस तरह को कहते हैं। तो अगर इस साल आप ऐसी स्टेट में है, प्रिपेयर टू फील सीन, तो जाइए, आपको पहचाना जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको देखा जा रहा है, आपको यहाँ पे पहचाना जा रहा है, इस तरह से बोला गया है। अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर, द वर्ड ऑफ 2023 इज ऑथेंटिक। यहाँ पे बोला गया है जो मेरियम वेबस्टर के अनुसार है 2023 का जो शब्द है ऑथेंटिक, यानी कि प्रमाणिक। अब आपने देखा होगा अलग अलग डिक्शनरी होती है, वो वर्ड ऑफ ईयर चूज करती है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो मेरियम वेबस्टर है, इसने जो वर्ड चूज किया है 2023 का, वो था ऑथेंटिक, यानी कि किसी को क्या करना, प्रमाणित करना। एंड अनलाइक द डिक्शनरीज लास्ट फ्यू चॉइस, इट्स बाय कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड स्वैप है वो अपन बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में जब पूरा रीड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है इट्स, अब एंड अनलाइक द डिक्शनरीज लास्ट फ्यू चॉइस। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसके पिछले कुछ विकल्प को, यानी कि कुछ है जो अपन इसकी चॉइसेस देखे, इट्स डैश बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये इसको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि विरोधाभास करता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोला गया है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे पेंडेमिक वाज द वर्ड ऑफ 2020, तो पेंडेमिक 2020 का, इसी जो मेरियम वेबस्टर इसने वर्ड चुना था 2020 का जो पेंडेमिक था, और 21 में क्या चुना था, वैक्सीन चुना था। एंड द फ्रैक्शनली मोर डैश बट स्टिल प्रिजर्व परवियस गेस्टलिंग इन 2020। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पहले तो आपने पेंडेमिक चुना 2020 के लिए, फिर आपने वैक्सीन चुना यहाँ पे 2021 के लिए, और यहाँ पे फ्रैक्शनली मोर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टोन है आपकी, यहाँ पे बट लगा है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग यहाँ पे आपके टोन वाले क्या होंगे, फ्रेज होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक बहुत ही यहाँ पे व्यापक, यानी कि पूरे दौर में फैला हुआ है गेस्ट लिंग, यहाँ पे ये 2022 में आपका चुना गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रैक्शनली मोर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोन है वो कैसी है आपकी, नेगेटिव टोन है, ठीक है ना। तो नेगेटिव टोन है तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए जो क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा, तो नेगेटिव आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ब्लैंक की ओर चलते हैं, ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए ये वर्ड है आपके यहाँ पे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि कौन से वर्ड हो सकते हैं, सबसे पहले इनके मीनिंग देखते हैं अपन क्या होगी। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे सबटल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ है जो आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस नहीं है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, मुश्किल है, परेशान है, नॉट ऑब्वियस, यानी कि नॉर्मली नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये हो सकता है। एसोट्रिक,
एसोट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एसोट्रिक का मतलब होता है कि कोई चीज है जो जानी जाती बहुत ही कम लोगों के द्वारा, ठीक है ना। नोन बाई है सेलेक्ट फ्यू या एक्सक्लूसिव, यानी कि बहुत कम लोगों के द्वारा जानी जाती, सबके द्वारा नहीं जानी जाती है, तो ये भी एक तरह का क्या है भी, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। आगे रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिकंडाइट का मतलब होता है कोई चीज है जो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, ठीक है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक तरह से क्या बोलते हैं अपन इसको? ऑब्सक्योर बोलते हैं, यानी कि कोई चीज है जो आपको आसानी से समझ में नहीं आ रही। अब ध्यान से देखिएगा, तीनों को देखो, मतलब देखो। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई? समझने में समस्या हो। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? समझने में समस्या हो। एस्टोरिक का मतलब क्या होता है? एस्टोरिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ज्यादा लोगों के द्वारा नहीं जाना जाता है, कुछ ही लोग हैं जो इसको जानते हैं, यानी कि ये भी क्या है, एक तरह से इसको भी क्या बोल सकते हैं, यानी कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लोगों को पता नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों टोन आपकी क्या है, नेगेटिव है, और तीनों एक दूसरे से क्या कर रही है यहाँ पे, एक दूसरे का यहाँ से क्या कर रही है, जॉइंट हो रही है, ठीक है ना, मीनिंग लगभग सेम आ रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे तीनों आपके वर्ड आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे मूव करते हैं वापस पैसेज की ओर और इसको रीड करते हैं आगे क्या बोला है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे आगे, देयर इज नो डबल एंट्रेड इन द लाइनअप, ऑल आर ऑब्वियसली एप्ट। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इस लाइनअप में कोई दोहरा यानी कि डबल मीनिंग नहीं है, कोई भी दोहरा अर्थ नहीं है, सभी स्पष्ट रूप से यानी कि एकदम क्लियरली क्या है यहाँ पे, एप्ट यानी कि उपयुक्त है, अपनी जगह पे क्या है, सही है। ऑथेंटिक ऑन द अदर हैंड इज, अब ये देखिए ये भी वर्ड है, स्वैप है यहाँ पे, तो ऑथेंटिक है। दूसरी तरफ देखे तो ये क्या हो सकता है, इट वजंट चूज बिकॉज, अब इसको यहाँ पे चूज नहीं किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज पर्टिकुलरली अबंडेंट एट द मोमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि ऑथेंटिसिटी है, इसको इसलिए चूज नहीं किया गया क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी है पर्टिकुलरली यानी कि खास करके यहाँ पे आपके क्या है कि इसको समय आने पे, ठीक है ना, जो टाइम होने पे इसको क्या कर दिया जाता है, अबाउंडेड, यानी कि इसको क्या कर दिया जाता है यहाँ पे, इसको छोड़ दिया जाता है। इट वॉज चूजन बिकॉज इट्स पार्शली फ्रॉड, तो इसको इसलिए चुना गया है कि ये विशेष रूप से, ठीक है ना, क्या है, भरा हुआ है, तो विशेष रूप से भरा हुआ है, इसलिए नहीं चुना गया है कि टाइम आने पे लोग क्या करते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, इसके लिए नहीं चुना गया है। इसके लिए चुना गया है क्योंकि ये क्या है आपका, विशेष रूप से क्या है, भरा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए इसको चुना गया है यहाँ पे, ठीक है ना। पार्शियली क्या है, फ्रॉड है, इसके लिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है। आगे देखते हैं, समझते चलते हैं और इसको और अपन यहाँ पे देखते चलते हैं कि और क्या बोला है, ठीक है। तो आगे देखिए अगले पैरा में क्या बोला है आपको यहाँ पे, द डिक्शनरी पब्लिशर्स एडिटर एज लार्ज पीटर स्क्लोविस्की told the Associated Press that 2023 represented a kind of crisis of authenticity envisaged by the number of users who looked up its meaning throughout the year। अब यहाँ पे बोला है कि जो डिक्शनरी है उसके पब्लिशर्स हैं, ठीक है ना, जो पब्लिशर्स है एडिटर, ठीक है, जो कौन है, पीटर सोकोलोवस्की, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे एक एसोसिएटेड जो प्रेस है, ठीक है ना, उसको बताया है कि 2023 में, ठीक है ना, जो 2023 में एक काइंड ऑफ क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी कि यहाँ पे बोला जो ऑथेंटिसिटी है उसके एक तरह के संकट, यानी कि एक तरह का उस पर क्राइसिस, यानी कि उसका क्या हुआ, उसका एक संकट हुआ है, एनवाइस्ड बाय द नंबर ऑफ यूजर्स, और यहाँ पे उसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे वर्ष में इसके अर्थ को खोजने वाले जो भी आपके यहाँ पे यूजर्स है, ठीक है ना, उनकी जो नंबर्स है, उनके नंबर को क्या करता है, पूरे साल में जिन्होंने इसका मीनिंग खोजा है उनके नंबर को क्या करता है यहाँ पे स्पष्ट करता है। इंडीड ऑल मैनर ऑफ प्रेसिंग कंसर्न्स स्प्रिंग टू माइंड, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वास्तव में जो सभी तरह की यहाँ पे जो प्रेसिंग कंसर्न यानी कि जो दबावपूर्ण चिंताएं हैं, ठीक है ना, वो मन में आती है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड रिकैप, जॉर्ज सैंतोस सीवीज आर ऑल वर्थ लूजिंग स्लीप ओवर। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपकी यहाँ पे जो समस्याएं आ रही वो बोला है, तो आपको यहाँ पे बोला है
कि जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्जी खबरों का यहाँ पे इधर से उधर फैल जाना, ठीक है ना, और जो प्रतिनिधि जॉर्ज सेंटोस का सीवी सभी पर नींद है, जो यहाँ पे ढंग से नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, उनकी लूज अपनी नींद को खो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लायक है यहाँ पे, ये बात आपको बोली गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे बोला, बट आई थिंक द रूट्स ऑफ स्ट्रगल विथ ऑथेंटिसिटी आर बोथ डीपर एंड स्लोअर देन द अबाउट लिस्ट इम्प्लाइज। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के साथ हमारा जो संघर्ष की जड़ें हैं, तो जो ऊपर दी गई यानी कि इसके ऊपर जो बात की गई है लिस्ट है, उसकी तुलना में गहरी और क्या है, डीप है। यहाँ पे ये बोला गया है कि यानी कि ऊपर जो बात छो दी गई है, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ में हमारा क्या है, डीपर और बहुत ही गहरा रिश्ता है। यहाँ पे ये आपको बात बोली गई है। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यानी कि हर एक पर्सन है जो अपने व्यक्तिगत अपने खुद के तौर पर अगर लेवल पर देखा जाए, वी आर फ्रेटेड अबाउट ऑथेंटिसिटी फॉर ईयर्स, यानी कि हमको, ठीक है ना, यहाँ पे सताया गया है, ठीक है ना, ऑथेंटिसिटी ने बहुत सालों से, यहाँ पे ये बात बोली गई है, यानी कि हम चिंतित है, परेशान है, ठीक है, ये बोला गया है। पर्सनल ऑथेंटिसिटी शुड बी इजी टू सम अप इन सेंटेंस बट इट्स रिमार्केबल हार्ड। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो पर्सनल ऑथेंटिसिटी है उसको, ठीक है ना, शुड बी इजी टू सम अप इन ए सेंटेंस, यानी कि जो पर्सनल ऑथेंटिसिटी है उसको अगर अपन एक लाइन में एक सेंटेंस में बोले तो ये बोलना क्या होगा, इजी होगा, बट इट्स रिमार्केबल हार्ड, ठीक है ना। अपन ऐसा समझते हैं कि इजी होगा, लेकिन ये इजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है कि ऑथेंटिसिटी को आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। आप सोचोगे इजी है, पर ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। अदर पॉपुलर 2023 सर्च टर्म्स लाइक डेड नेम एंड डीप फेक convey a similar concern with identity but have more binary negative connections। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो दूसरे पॉपुलर वर्ड है 2023 में जो सर्च किए गए हैं, जो डेड नेम है और डीप फेक है, ये आपको कन्वे करते हैं, यानी कि आपको ये जो एक्सप्लेन करते समझाते हैं, आपको सहमत करते हैं कि एक सिमिलर कंसर्न है आइडेंटिटी के साथ में, यानी कि पहचान के साथ में क्या है, एक वैसा ही आपका यहाँ पे समस्या है, लेकिन हैव मोर बाइनरी नेगेटिव कनेक्शन, लेकिन इनमें और भी आपके यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बाइनरी यानी एक से ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन आपको यहाँ पे बताते हैं। व्हाट्स यूनिक अबाउट ऑथेंटिसिटी इज दैट वाइल इट्स थ्योरेटिकली एस्पिरेशनल, Merriam-Webster says it means real or true to one's own personality, spirit or character. It's become loaded by association। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऑथेंटिसिटी के बारे में अनोखी बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से यह क्या है, आपकी आकांक्षापूर्ण है, एस्पिरेशनल है, कि जो मेरियम वेबस्टर है उनका कहना है कि इसका मीनिंग है या तो रियल है यानी कि वास्तविक है, या फिर सच है यानी कि ट्रू है, या किसी के अपने व्यक्तित्व, ठीक है ना, टू वंस ओवन पर्सनैलिटी, किसी के अपने जो पर्सनैलिटी है उसका, अपनी जो स्पिरिट भावनाएं होती है, अपना जो कैरेक्टर होता है उसके प्रति यहाँ पे सच्चा होना, ये है। या तो मीनिंग क्या है इसका, रियल है, या फिर जो अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी भावनाएं हैं, अपना कैरेक्टर है, उसके प्रति क्या रहना, रियल रहना, सच्चा रहना, ये है, यानी कि अपने कैरेक्टर वगैरह फीलिंग को चेंज नहीं करना। इट बिकम लोडेड बाय एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये बात है जो संगति से क्या होती है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ है, ठीक है ना, तो उसको देख के आप क्या हो सकता है, उसमें आपका परिवर्तन आ सकता है, इस तरह से बोला गया है। संगति का असर इस तरह से बोलता है ना, पर वही बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। ऑथेंटिसिटी मे बी हार्ड टू डिफाइन। अब ऑथेंटिसिटी है, इसको डिफाइन करना यानी कि इसकी परिभाषा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट वी आर हाइपर सेंसिटिव टू साइन इट्स बिग फैक्ट। लेकिन हम इसके नकली होने के संकेतों के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पे अति संवेदनशील है, ठीक है ना, हो जाते हैं कि ये क्या है, फेक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है। उम्मीद आपको दूसरा पैरा भी समझ में आया होगा। आगे मूव करते अपन तीसरे पैरा की ओर यहाँ पे, और समझते हैं क्या बोला है आपको। टेक जेनिफर लॉरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ 2010 शी कुड डू नॉट रॉन्ग।
अब यहाँ पे अगर अपन जेनिफर लॉरेंस की बात करें तो 2010 की शुरुआत में उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था। द हंगर गेम मूवी वर स्मैश हिट्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि जो हंगर गेम है की फिल्म बहुत ही हिट रही, बट लॉरेंस अपील डिडेंट पिकी बैक द बॉक्स ऑफिस, लेकिन जो लॉरेंस है इसकी अपील बॉक्स ऑफिस पर हावी नहीं रही, ठीक है ना। इतना उन्होंने है जो इतना रेस्पॉन्स नहीं आया उसका, हिट रही। इट हिंडेड ऑन हर apparent lack of airs her authenticity। अब यहाँ पे बोला है कि यह उनके दिखावटीपन की कमी थी, उनकी यहाँ पे ऑथेंटिसिटी पर निर्भर करता है। यस, शी वॉन एन ऑस्कर फॉर सिल्वर लिंगनिंग playbook in 2013, but she also tripped over her doyer dress as she extended the stage to collect her status and used her speech to wish someone a happy birthday। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि हाँ, उन्होंने 2013 में जो सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक है उसके लिए ऑस्कर जीता है, लेकिन वह अपनी जो छवि है उसको लेने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते समय अपनी डाई ड्रेस पर ठोकर भी खा गई थी और अपने जो भाषण है उसका इस्तेमाल किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए किया था। इस तरह से यहाँ पे बोला गया है, यानी कि दिखावेपन की बात की जा रही है। शी refused टू डाइट फॉर रोल्स, accused liberally, got drunk and stoned with her classmate and told anecdotes about her joke sex toy sex। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि उन्होंने अपनी जो रोल्स है उनके लिए डाइट लेने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। आपको पता है कि जो भी होते हैं अपने रोल के लिए अलग अलग डाइट लेते हैं, किसी को बॉडी बढ़ानी होती है, किसी को बॉडी कम करनी होती है, इसके लिए तो उन्होंने डाइट लेने से मना कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बोला है बहुत गाली गलौज की, यानी कि बहुत ही शेमफुल वर्ड है जो उनको यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना। अपने जो साथ में काम करने वाले कलाकार है उनके साथ नशे में धुत होकर, यानी कि ड्रंक करके उन्होंने क्या किया है, और यहाँ पे ठीक है ना क्या क्या स्टोन्ड यानी कि पत्थरबाजी की है उन्होंने, और अपने जो मजा किया सेक्स टॉय स्टेज है उनके बारे में किससे सुनाए हैं, यहाँ पे ये बोला गया है। ए BuzzFeed and other outlets made very clear she was the down-to-earth embodiment of cool girl persona, first popularized by Gillian Flynn's 2012 novel Gone Girl, a raucous, happy-go-lucky sex symbol until she wasn't। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसा कि BuzzFeed की और जो दूसरे आउटलेट है उन्होंने ऐसा स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि पहले वह जो कूल गर्ल इस तरह की जो पर्सनैलिटी की व्यवहारिक अवतार थी, तो गिलियन फ्लिन ने 2012 की जो उपन्यास था गॉन गर्ल, उनका जो यहाँ पे नॉवल था गॉन गर्ल, उससे लोकप्रिय हुई थी। और यह लड़की एक यहाँ पे बोला है कि ये क्या है, रोटियस। रोटियस का मतलब क्या था, उग्र, ठीक है ना, जो भड़क जाती है बहुत ही जल्दी, खुशमिजाज, सेक्स सिंबल थी, ठीक है ना, जब तक कि वह नहीं थी। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये फेमस हुई इनके नॉवल से, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से उनका डिफाइन किया गया है, किसका, जेनिफर लॉरेंस का। व्हेन लॉरेंस ट्रिप्ड अगेन एट 2014 ऑस्कर्स द टाइड शिफ्टेड। तो यहाँ पे बोला कि जब लॉरेंस 2014 के ऑस्कर में फिर से लड़खड़ाई थी तब है जो स्थिति बदल गई थी, ठीक है ना। वंस वॉज क्यूट बट स्टम्बलिंग मल्टीपल टाइम्स सीम्ड कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे बोला है कि एक बार तो क्यूट था लेकिन कई बार लड़खड़ाना सोची समझी बात लगती है, यानी कि एक बार अपन गिर जाए या इस तरह से अपन लड़खड़ाए तो अपन समझ सकते हैं भाई कि गलती से हो गया था, लेकिन बार बार करे तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। What once appeared authentic now looked manipulative and exhausting to some। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एक बार ऐसा ऑथेंटिक यानी कि जो प्रमाणित करता है, ऑथेंटिक करना लगता है, अब कुछ लोगों को चालाकी भरा और धक्का देने वाला लगता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है, चालाकी है, ठीक है ना, इस तरह से बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। ऑलमोस्ट ओवरनाइट द कूल गर्ल ऑरा सी एप्टोमाइज्ड वॉज रिकास्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लगभग रातों रात वह कूल गर्ल वाला जो ऑरा था जिसे वह प्रतीक मानती थी फिर से गढ़ ली गई, ठीक है ना, यानी कि जो पहले
जो औरत था उसका वो फिर से जो इस तरह से बन गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया एटलीस्ट लॉरेंस इज ए पिक मी गर्ल। अब सोशल मीडिया के हिसाब से बोले तो अब कम से कम सोशल मीडिया के अनुसार क्या बोला गया है कि लॉरेंस एक पिक मी गर्ल है, ठीक है ना, यानी कि मुझे पिक कर लो, किसी कास्ट कर दो, इस तरह से यहाँ पे आपको बोला गया है। आगे देखिए, तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसके लिए मैंने बोला था, ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। पिक मी गर्ल्स exhibit similar outward characteristics as cool girls, but as TikTok tells it, they're not like other girls. Vibe is largely pitched with the aim of attracting men. तो यहाँ पे बोला पिकनिक गर्ल कूल गर्ल जैसी ही जो बाहरी विशेषताएं प्रदर्शित करती है, लेकिन जैसा कि टिकटॉक बताता है कि उनका जो दूसरी लड़कियां हैं उनके जैसा नहीं है। वाइब मुख्य रूप से यहाँ पे जो मैन है उनको अट्रैक्ट करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जैसे दूसरी लड़कियां करती है कि जो मैन को अट्रैक्ट करने के लिए बनाती है, उनका उनसे अलग था, यहाँ पे ये बात बोली गई है। As soon as Lawrence was rebranded as a pick-me girl, noted JL Hodgson earlier this year, her formerly attractive qualities were compromised. अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे ही लॉरेंस को पिक मी गर्ल के रूप में यहाँ पे फिर से ब्रांड किया गया, जैसा कि इस वर्ष की शुरुआत में एजल हॉडसन ने उल्लेख किया था, तो उसके पहले के यहाँ पे जो अट्रैक्शन वाले जो उसके गुण थे उससे समझौता किया गया था, यहाँ पे ये बोला गया है। द पुशबैक ए मेजर कॉम्प्लिकेशन विथ पर्सनल ऑथेंटिसिटी। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो पुशबैक है वो पर्सनली लेवल पे यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के साथ में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिलता थी, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन थी। यहाँ पे आवर ओवन डायग्नोसिस ऑफ आवर ऑथेंटिक क्वालिटीज एंड अदर पीपल्स इंटरप्शंस ऑफ व्हाट वी प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड आर बोथ सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ऑथेंटिसिटी है उसको हमारा अपना यहाँ पे निदान और दुनिया के सामने हम जो पेश करते हैं उसके बारे में अन्य लोगों की व्याख्या करना, दोनों ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, कि हम कैसे हैं, किस तरह से अपन दुनिया को अपनाते हैं और अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हैं। अब लोग उसके बारे में कुछ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। इवन इफ वी कैन कॉन्फिडेंटली डिफाइन आवर ट्रू सेल्व्स, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर मिसकम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि भले ही हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को सच्चा दिखाए, ठीक है ना, जैसा हम है वैसा यहाँ पे अपने को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे लेकिन जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, वो बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करती है, ये बोला गया है। आगे देखिए, ऑनलाइन अवर मेंट्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक कॉजेज फॉर सेलिब्रिटीज मेगा वंस। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑनलाइन हमारे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है ना, तो उनके बड़े प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, यहाँ पे उनसे प्रेरणा लेते हैं, यानी कि जैसा वो करते हैं उनको देख के वैसा करते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, दे ऑल ब्लेस्ड इनटू रियल लाइफ। अब हम ये भले पसंद करें या नहीं करें, लेकिन वो वैसा वास्तविक जीवन में मौजूद रहता है, ठीक है ना, यानी कि जो भी ट्रेंड आपने देखा होगा, आप अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, ठीक है ना, देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह आते हैं आपके, और टिकटॉक में भी वैसा ही था, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं वैसे लोग उनको फॉलो करते हैं, उसके जैसे करते हैं, ये बोला गया। अब पसंद हो या ना हो पर वो करते हैं रियल लाइफ में। आर द एयर ब्रूस्ट Kardashians inauthentic, or are their choreographed photoshoot just an extension of their boxed aesthetic IRL? अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मैंने पहले बोला था लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो आराम से ध्यान दीजिए और इसको समझिए। क्या एयर ब्रश किए गए जो कर्दाशियन यहाँ पे क्या है, अनऑथेंटिक है, जो गलत तरीके से है, या उनके जो कोरियोग्राफ किए गए जो फोटोशूट है उनके बोटॉक्स सौंदर्य IRL का यहाँ पे विस्तार मात्र है, ठीक है ना, ये फोटोशूट के बात कर रहे हैं जो कर्दाशियंस की यहाँ पे बोली गई, वो क्या है, इनऑथेंटिक है। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वो इनऑथेंटिक है या इस तरह से आपको बोला गया है। आर फिल्टर्ड सेल्फीज इनऑथेंटिक,
यानी कि जो अपन फिल्टर लगा के सेल्फी लेते हैं, क्या वो इनऑथेंटिक यानी कि अप्रामाणिक है, गलत है वो। और दे मोर ऑथेंटिक देन फोर्स्ड कैजुअल वोक अप लाइक दिस स्नैप्स। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि या वे जबरदस्ती जो अपन आकस्मिक यानी कि अचानक से जो फोटो लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह जागने वाली तस्वीरों से यहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है ना। कुल मिला के ये ऑथेंटिकेशन के बारे में ही बात कर रहा है पूरा पैसेज यहाँ पे, कौन सी चीज़ रियल है कौन सी फेक है इसके बारे में ही पूरा पैसेज है। वॉज यूट्यूबर ईमा कैम्ब्रिलियन एज ऑथेंटिक होस्टिंग द मेट गाला एज सी वॉज व्हेन सी मेड वीडियोज अबाउट हर मेल्टडाउन्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो क्या यूट्यूबर एमा चैम्बरलेन जो मेट गाला की यहाँ पे होस्टिंग उतनी ही यहाँ पे ऑथेंटिक थी जितने वे अपने मेल्टडाउन के बारे में वीडियो बनाते समय थी। यहाँ पे ये भी बोला गया है, ऑथेंटिसिटी को ही बात कर रहे हैं। शुड वी इवन पोस्ट अबाउट आवर मेंटल हेल्थ ऑन सोशल मीडिया इफ वी वुडंट बी कंफर्टेबल टेलिंग आवर बॉस अबाउट इट इन पर्सन। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम अपने जो मेंटल एबिलिटी है, जो अपनी जो मानसिकता है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। अगर हम अपने बॉस को यहाँ पे पर्सनली रूप से इसके बारे में बताने में सहज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आप अपने बॉस को तो पर्सनल जाके नहीं बता सकते हो, लेकिन क्या वही आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो क्या ये आपका सही है? इस तरह से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, यही आपकी समस्या है। इवन एज्यूमिंग वी हैव सफिशिएंट इंसाइट टू आइडेंटिफाई आवर ओवन ऑथेंटिक ट्रेड्स, we can nerve to entirely sure we are communicating them effectively to the world, nor that it's a good idea to do so। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि ये मानते हुए कि हमारे पास अपने खुद के जो ऑथेंटिक गुणों को पहचानने के लिए यहाँ पे ये जो पर्याप्त अंतर्दृष्टि है, हम कभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे क्या नहीं हो सकते, यहाँ पे पूरी तरीके से अपन यहाँ पे जो आश्वस्त है नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोला गया है, आगे बोला गया है कि हम उन्हें दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, न ही यह कि ऐसा करना एक अच्छा विचार है। द थिंग्स वी फील कंफर्टेबल स्टेयरिंग ऑनलाइन डोंट नेसेसरली अलाइन विद दैट वी आर प्रिपेयर्ड टू से इन रियल लाइफ, एंड ईदर वे वी कांट कंट्रोल हाउ वी विल बी रिसीव्ड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जिन चीज़ों को हम ऑनलाइन यहाँ पे शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जरूरी नहीं कि वे वास्तविक जीवन में हम जो कहने के लिए तैयार है उससे मेल खाती है, और किसी भी तरह से हम यह कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमें कैसे प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पैसेज था, कुल मिला के यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑथेंटिसिटी के बारे में बोला गया है। यानी कि कुल मिला के आपको यही समझना है कि जो सोशल मीडिया पे ये जो व्लॉगर वगैरह हैं, ठीक है ना, या फिर ये जो आपके सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं वो सारे क्या है, फेक है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे इनकी ये रियल पर्सनैलिटी नहीं है। ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ वीडियो के लिए बनाते हैं। कुल मिला के अपने को ये समझना है, ठीक है ना। तो जैसा वो देखते हैं अपन उनको देखते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा वो नहीं होता है। जैसे बहुत सारे ब्लॉगर देखते हैं कि हम इस तरह से रहते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। एक बीच में एक सर्वे भी आया था जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो बोलते हैं कि हम ऐसी लाइफ जीते हैं, ऐसी लाइफ जीते हैं, लेकिन क्या मतलब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इस तरह से आपके वीडियो वगैरह रील्स आते हैं, और लेकिन असली में वो एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, तो इनके जैसे में नहीं आना है। कुल मिला के यही बोला है ऑथेंटिसिटी, यानी कि आप अपनी इमेज को कितना सही बनाते हो, आप लोगों के सामने दिखावा करते हुए या नहीं करते हुए, इसी के बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो अब है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले, हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द स्ट्रगल विथ ऑथेंटिसिटी ऑन बोथ एंड इंडिविजुअल्स ऑन सोशल लेवल। अब यहाँ पे बोला है कि जो ऑथर है वो किस तरह से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है ऑथेंटिसिटी के साथ में, अब एक अकेले पर्सन के हिसाब से और समाज के हिसाब से किस तरह से कर रहा है, ये आपको बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे, द स्ट्रगल विथ ऑथेंटिसिटी इज सोलोली एन इंडिविजुअल्स कंसर्न अनरिलेटेड टू सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑथेंटिसिटी है वो स्ट्रगल कर रही है पूरी तरह से जो इंडिविजुअल्स कंसर्न है, यानी कि व्यक्तिगत पर्सन है उसकी चिंता के हिसाब से कर रही है,
और जो अनरिलेटेड टू सोशल इन्फ्लुएंसर, और जो सोशल इन्फ्लुएंसर है उनसे संबंधित नहीं है, पर अपन ने तो पढ़ा है उससे संबंधित है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर से भी क्या है, संबंधित है आपकी। द पैसेज डजंट एड्रेस द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रगल विथ ऑथेंटिसिटी। अब इसमें तो यही बोल दिया है कि ये जो पैसेज है ये ऑथेंटिसिटी के साथ में यहाँ पे जो सोशल एस्पेक्ट है यानी कि सामाजिक पहलू उनको को नहीं रखता है, पर पूरे में तो यही बात अपन पढ़ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। द स्ट्रगल विथ ऑथेंटिसिटी इज डीप रूटेड on an individual's level, but it also influenced by social perception and trends। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ऑथेंटिसिटी है उसके साथ में जो स्ट्रगल है वो यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से क्या है, बहुत ही गहरा है। तो अपन ने पढ़ा था डीप रूटेड है, ये पढ़ा था अपन ने, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, लेकिन साथ ही ये और भी इन्फ्लुएंस किया गया है जो सोशल परसेप्शन यानी कि सामाजिक यहाँ पे धारणाओं पे और जो ट्रेंड्स है उनके आधार पे भी यहाँ पे क्या किया गया है, इन्फ्लुएंस किया गया है। तो ये पढ़ा था अपन ने, ये एकदम सही है आपका। द स्ट्रगल विथ ऑथेंटिसिटी प्रिमलरी ए सोशल इशू, यानी कि जो ऑथेंटिसिटी है ये आपकी ये स्ट्रगल है मुख्य रूप से यहाँ पे एक सोशल इशू है, एंड इंडिविजुअल कंसर्न आर सेकेंडरी, और ये बोला गया है कि जो एक पर्सनल व्यक्ति का जो चिंताएं होती है वो सेकेंडरी है, तो ये नहीं है। अपन ने यहाँ पे बोला था दोनों इक्वल लेवल पे आपकी क्या है, समस्याएं जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने ये नहीं पढ़ा था कि कौन सा प्रिमिलरी है कौन सा सेकेंडरी है, नहीं पढ़ा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की जा रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पैसेज को ढंग से रीड किया है तो यहाँ पे अपने को समझ में आया है कि पूरा पैसेज किसके बारे में, ऑथेंटिसिटी के बारे में है, और इसको कौन कौन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पे, तो इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि क्या बोला गया है आपको। प्रोवाइड एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज दैट इलस्ट्रेट द ब्लर्ड लाइन्स बिटवीन ऑथेंटिसिटी एंड परसेप्शन इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। अब यहाँ पे बोला है कि पैसेज में से आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो आपको बताते हैं कि जो सोशल मीडिया के युग में यहाँ पे ऑथेंटिसिटी और परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जो धारणाएं बहुत पुराने समय से चली आ गई जो धारणाएं हैं उनके बारे में, उनके बीच में यहाँ पे जो एक बहुत ही ब्लर्ड लाइन है, एक धुंधली रेखा है, उसको दर्शाती है। यानी कि यहाँ पे इसके बारे में एग्जाम्पल देने हैं, तो देखते हैं अपन कौन कौन से हो सकते हैं। The passage did not discuss example of blurred lines between authenticity and perception in the age of social media। अब यहाँ पे तो बोला किसी तरह की बात नहीं की गई है, पर ये तो गलत है। सोशल यहाँ पे बात की गई है, जो धारणाएं हैं उनके बारे में बात की गई है, और जो यहाँ पे आपके जो ऑथेंटिसिटी उसके बारे में पूरा पैसेज उसके बारे में, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो ये कट, ये कट। द मेंशन ऑफ द Kardashians and their crushed image on social media reflect the blurred lines between authenticity and perception। अब देखिए यहाँ पे करदाशियन के बारे में पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो इन यहाँ पे बोला गया था कि अगर एक बार कोई यहाँ पे लड़खड़ा है तो क्या होता है भाई, वो चलो मान लेते, लेकिन बार बार करे तो क्या है, ये ढोंग है। इस तरह से पूरा अपन ने करदाशियन के बारे में पढ़ा था। तो यहीं पे आपको बताता है कि जो सोशल मीडिया पर करदाशियन है उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो फुटेज फोटोशूट है, उसका ऑथेंटिसिटी और धारणा के बीच में यहाँ पे दिखाता है कि असली में ये कैसी है और फोटोशूट में कैसी, बताया था। तो बी आपका सही है। द पैसेज हाईलाइट एमा कैम्बरलिन्स साइट फ्रॉम मेकिंग पर्सनल वीडियोस टू होस्टिंग द मेट गाला। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि एमा चैम्बरलेन है, अपने जो पर्सनल वीडियो बनाने से लेकर मेट गाला तक की जो उसने होस्टिंग की थी तक के बदलाव पर प्रकाश डालती है। तो उस पर नहीं, ये तो यहाँ पे उसका स्ट्रगल को बताया है कि एमा ने तो स्ट्रगल किया है कि जो उसके वीडियोस है यहाँ पे होस्ट करने के मेट गाला के वो बचे रहे, उसके बारे में बात की गई है। तो ये भी नहीं होगा। तो कौन बचा आपका, ओनली बी बचा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से इसको समझोगे तो क्वेश्चन के आप आराम से आंसर दे पाओगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब कौन सा ट्रू है तो ये देखते हैं अपन, यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है आपको। द वर्ड ऑथेंटिक वॉज पिक्ड फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो वर्ड है ऑथेंटिसिटी, अब उसको क्यों चूज किया गया है, क्योंकि इसको चूज किया गया है एक तो अपनी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आसानी से कोई भी इसको समझ नहीं पाता है, और अपनी कंट्रोवर्सी के कारण, यानी कि हर कोई है जो कंट्रोवर्सी में आ जाता है, तो एकदम सही बात है ये, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कौन कितना ऑथेंटिक है, और कंट्रोवर्सी के कारण भी यहाँ पे आ जाता था, एकदम सही बात बोली गई है आपकी यहाँ पे। आगे, द वर्ड ऑथेंटिक वाज चूज ड्यू टू इट्स प्रिविलिंग अबाउंडेंस इन द करंट कॉन्टेक्स्ट।
अब यहाँ पे बोला गया ऑथेंटिक को चयन किया गया, चूज किया गया है किसके संदर्भ में, कि अपना यहाँ पे प्रिविलिंग अबाउंडेंस, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट किया गया है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा प्रिविलिंग है, इसके लिए इसको यहाँ पे चूज किया गया है, ऐसा अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट देखे हैं इसके हिसाब से। आगे, पर्सनल ऑथेंटिसिटी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ इमेज एंड हाउ अदर्स परसीव इट। तो देखिए यहाँ पे अपन ये पढ़ा था, ठीक है ना, कि लोग को सामने हम कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे सामने हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या एक सब्जेक्टिव केस है। तो यही बात आपकी यहाँ पे बोली गई है, तो क्या है, एकदम सही है। तो ए और सी दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा फॉल्स है ये बताना है आपको यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अकॉर्डिंग द गिवन पैसेज, फॉल्स कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पे। पर्सनल ऑथेंटिसिटी अकॉर्डिंग टू पैसेज इज ए कॉन्सेप्ट इजीली डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो पर्सनल ऑथेंटिसिटी है पैसेज के हिसाब से अपन आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, पर अपन तो शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही समझा सकते। तो ये क्या है, गलत है, यानी कि ए आंसर हो सकता है, तो ये कट हो गए, ठीक है ना। अब या तो ए भी होगा या तीनों होंगे। द पैसेज सजेस्ट दैट जेनिफर लॉरेंस अपीयर्स शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग ए पिक मी गर्ल टू ए कूल गर्ल आफ्टर 2014 ऑस्कर। तो यहाँ पे बोला गया है आपका कि जो 2014 ऑस्कर के बाद में जो जेनिफर लॉरेंस है उनकी अपील कि मुझे चुने लड़की से, यानी कि पिक मी गर्ल से लेकर वो कूल गर्ल बन गई थी 2000 ऑस्कर में। तो देखिए यहाँ पे ये उल्टा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले क्या थी, वो कूल गर्ल थी, उसके बाद में पिक मी गर्ल बनी थी वो आपके ऑस्कर में। तो ये क्या है, एकदम उल्टी बात बोली है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, गलत है। देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी अबाउट इफेक्टिवली कन्वेइंग देम टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बोला है कि इन्हें दुनिया तक यहाँ पे सही तरीके से, सही ढंग से पहुँचाने के बारे में हमेशा क्या रही है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी रही है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनको सही ढंग से अपने आप को, ऑथेंटिसिटी को लोगों को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों के ओपिनियन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना। तो ये तो एकदम सही बात है, यही बोला है पूरे पैसेज में ही कि ऑथेंटिसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, किसी तरह से यहाँ पे लोगों के सामने डिफाइन नहीं कर सकते, यही बोला है अपन ने। तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका, ए और बी होगा। तो ये कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि अपन क्वेश्चन में क्या इन्फ्रेंस है जो निकाल सकते हैं। तो इसको रीड करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है जो इन्फ्रेंस है जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पैसेज को रीड करके। तो समझते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या है जो इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। द वर्ड ऑथेंटिक एज 2023 वर्ड ऑफ द ईयर सिग्निफाइंस ए सोशल क्राइसिस अराउंड ऑथेंटिसिटी। तो अपन ने देखा था 2023 में जो वर्ड है जो चूज किया गया था, ठीक है ना, द ईयर सिग्निफाइंस ए सोशल क्राइसिस अराउंड ऑथेंटिसिटी, यानी कि यहाँ पे समाज के जो चारों ओर संकट को दर्शाता है, एकदम सही बात बोली है। जेनिफर लॉरेंस शिफ्ट टू ए पिक मी टू गर्ल टू द फ्लूइडिटी ऑफ पब्लिक परसेप्शन ऑफ ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे बोला है कि जो जेनिफर लॉरेंस है उनका पिक मी गर्ल है, इस तरह से रुख करना ये आपको दर्शाता है कि उनके बारे में जनता की धारणा यहाँ पे उसको दर्शाती है ऑथेंटिसिटी के बारे में। तो ये भी सही है आपका, ये भी इन्फॉर्म निकाल सकते हैं अपन। द यूजेज ऑफ सर्च टर्म्स लाइक डेड नेम एंड डिफेक implies a contemporary focus on identity related issues contributing to the broader theme of authenticity। तो देखिए अपन ने पढ़ा था कि ये भी जो वर्ड है, ठीक है ना, ये भी इसी तरह से आए थे कि कंटेम्प्रेरी, यानी कि कुछ समय के लिए उनका फोकस था आइडेंटिटी से रिलेटेड इशू के लिए, ठीक है ना, और जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक बड़े तौर पर जो थीम है ऑथेंटिसिटी। तो ये अपन ने पढ़ा था, एकदम सही बात है ये। तो क्या है यहाँ पे तीनों है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों अपन ने पढ़े थे यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ई हो जाएगा। 16 ये अपन ने कर दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, 17 ये भी कर दिया था, 18 अब देखिए ये अरेंज करना है अपने को यहाँ पे
ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले जो भी वर्ड है उनको अपन समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है जो आपके यहाँ पे वर्ड है जो आपको अरेंज करने हैं। तो समझ लेते हैं उनको क्या है आपका, फिर उसके बाद में उनकी ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उनको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है प्लेग्ड। प्लेग्ड, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लगातार समस्याओं से परेशान रहना। प्लेग्ड का मतलब क्या होता है? लगातार जो भी समस्या है उनसे परेशान रहना, ठीक है ना। फिर है आपका यहाँ पे थ्रोनियर। थ्रोनियर, ठीक है ना। तो थ्रोनियर का मतलब क्या होता है? थ्रोनियर का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, इसको बोलते हैं थ्रोनियर, ठीक है ना। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग है आपका। तो देखिए यहाँ पे स्टम्बलिंग का मतलब क्या होगा आपका? तो स्टम्बलिंग का मतलब है आपका यहाँ पे फेसिंग ऑब्स्टेकल और मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि परेशानी का सामना करना और यहाँ पे क्या करना? गलतियां करना, मिस्टेक्स करना, गलतियां करना, स्टम्बलिंग होता है। फिर आपका चौथा वर्ड है आपका, ये है आपका एनपेक्सक्यूलेटेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही समराइज करना, बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल में उसको क्या करना है? समझाना, समराइज करना। तो एक समरी ऊपर ऊपर से किसी भी चीज को क्या कर देना? समझा देना, ये होता है आपका वर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है आपका। तो इन वर्ड को आप है जो नोट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में अपन यहाँ पे चलते हैं जो पैसेज है उसकी ओर और देखते हैं क्या आंसर आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे रीड करके टोन के हिसाब से पहले अपन पुट करके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि जो वेबस्टर है इनके अकॉर्डिंग है 2023 का जो ऑथेंटिक वर्ड है, एंड अनलाइक द डिक्शनरीज लास्ट फ्यू वर्ड चॉइसेस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि अनलाइक जो डिक्शनरी के दूसरे फ्यू चॉइसेस है, ठीक है ना, वो कैसे थे आपके, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा तो थे आपके कोविड पेंडेमिक इस तरह के थे, नेगेटिव थे। इट्स स्टम्बलिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव टोन आनी चाहिए, ठीक है ना। अब नेगेटिव टोन के अपन ने वर्ड क्या क्या पढ़े थे? तो नेगेटिव टोन के वर्ड पढ़े था, पहला तो पढ़ा था अपन ने प्लेग, यानी कि क्यों पढ़ा था? इसका मतलब क्या होता है? लगातार समस्याओं से परेशान रहना, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आपका वर्ड आया था यहाँ पे जो आपका थ्रोनियर है, ठीक है ना। थ्रोनियर यानी कि एस आया था, ठीक है ना। तो थ्रोनियर का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आया था स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग का मतलब तो होता है कोई गलतियां करना, तो पी तो अपनी जगह होगा नहीं, अब इन दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं। आपने देखा 2021 और 22 में जो वर्ड आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले तो वर्ड आया था पेंडेमिक, फिर आया था वैक्सीन, ठीक है ना, फिर आया था गैस लाइटिंग, यानी कि ये वर्ड थे नेगेटिव। और अब आ गया ऑथेंटिसिटी, यानी कि एक तरह का आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये लगातार क्या करेगा यहाँ पे? तो ये जो वर्ड आया है ये लगातार क्या करेगा आपका? परेशानियों में रहना, ठीक है ना, इस तरह से घिरा रहेगा, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स रहेगा समझने में, ठीक है ना। दोनों अभी देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको देखते हैं। क्यू या यहाँ पे शुरू किससे होगा? क्यू या एस से होगा। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर चलते, क्यू या एस से कोई शुरू है या नहीं है, ठीक है ना, उसके हिसाब से देखते। क्योंकि अपने को सेंटेंस नहीं दिया, पूरा पैसेज को रीड करके करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है आपका यहाँ पे। तो इसके हिसाब से देखो आप, तो अगर लीव कर सकते हो तो लीव कर दो। देखिए यहाँ पे अपने क्यू से शुरू हो रहा है, तो एस से नहीं है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्यू आएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? क्यू से। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को मिला है कि अपन ने यहाँ पे अरेंज किया है किसको? क्यू को। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, सबसे पहले क्या आएगा? क्यू आएगा। अब बाकी देखते हैं अपन यहाँ पे और समझ के क्या आ सकता है आपका। तो देखिए अब सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड में है जो आपका क्या आ सकता है? तो देखिए यहाँ पे बोला है देर इज नो डबल मीनिंग इन द लाइन अप
ऑल आर ऑब्वियसली एप्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी डबल मीनिंग नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, आसानी से इसको अपना रहे हैं। ऑथेंटिक ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ देखें जो ऑथेंटिक है, ठीक है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे ऑन द अदर हैंड यानी कि दो पहलू बता रहे हैं। पहला तो बोला कि इसका कोई डबल मीनिंग नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, आसानी से अपना रहे हैं। और दूसरी तरफ बोला है कि जो ऑथेंटिक है, अब वो क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव टोन आनी चाहिए, तो नेगेटिव अपना एक ही बचा है, क्योंकि क्यू तो आपका चला गया यहाँ पे, क्यू तो आ गया यहाँ पे, तो अब नेगेटिव टोन क्या बचा, एस। कि दूसरी तरफ देखें तो ऑथेंटिक क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है, समझने में मुश्किल है, तो यहाँ पे दूसरे में क्या आएगा, एस आएगा। तो क्यू और एस, तो यहाँ पे देखते हैं पैर बना या नहीं बना है अपना, तो देखिए क्यू और एस, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, एस आएगा सेकंड पे। तो देखिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो आंसर क्या मिल गया अपने को, क्यू एस पी आर मिल गया, ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा टफ पड़ता है, तो इस तरह से आप अगर मैच कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोन को समझ के आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ये 19 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बेस्ट डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का मेन आइडिया क्या है यहाँ पे, तो अब अपन देखते हैं, अपन ने बहुत ही अच्छे से समझा है कि यहाँ पे मेन आइडिया क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। द पैसेज एक्सप्लोर द चैलेंज ऑफ ऑथेंटिसिटी इन पर्सनल एंड पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है भाई कि जो ये आपका चैलेंज बताता है ऑथेंटिसिटी का पर्सनल और पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में, और फोकस करता है जो मेरियम वेबस्टर है, इनका जो वर्ड है 2023 का ऑथेंटिसिटी, एकदम सही बात बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो पहले तो आंसर ही मिल गया अपने को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, पैसेज हाईलाइट करता है पॉपुलैरिटी सर्टेन सर्च, जैसे 2023 में क्या है, डेडलाइन, ये आपका डेड नेम या फेक, और उनके नेगेटिव कंटेंशन को सोसाइटी में। पर ये इसके बारे में तो सिर्फ एक ही लाइन आई थी, पूरा पैसेज तो किसके बारे में था, ऑथेंटिसिटी के बारे में था। एनालाइज करता है जेनिफर लॉरेंस को, कैसे वो इन्वॉल्व हुई पब्लिक इमेज में, और शुरुआत में सेलिब्रेट किया है ऑथेंटिसिटी को, बट लेटर क्रिटिसाइज पिक मी ए गर्ल सोशल मीडिया में। तो ये भी थोड़ी बात है, ये मेन थीम नहीं है यहाँ पे। तो इनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के बारे में एग्जाम्पल दिया है, तो ये भी नहीं होगा। सजेस्ट द पर्सनल ऑथेंटिसिटी इज इजी टू सम अप द सेंटेंस, ये भी एकदम गलत है। ये तो अपन ने पहली लाइन में पढ़ा है ना कि एक लाइन एक सेंटेंस में अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। आगे मूव करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे टोन क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपकी टोन क्या हो सकती है। सबसे पहले तो इंफॉर्मेटिव है, तो इंफॉर्मेटिव यानी कि इंफॉर्मेशन दे रही है, चलो ठीक है, पर इसकी टोन नेगेटिव ज़्यादा थी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। क्या थी, नेगेटिव ज़्यादा थी। तो इंफॉर्मेटिव तो मतलब क्या होता है, आपको कोई डाटा दिया है यहाँ पे, उसके बारे में बात की गई है कि इस डाटा के बारे में, इस हिसाब के बारे में ये है, तो इस तरह से नेगेटिव टोन है, तो उसको अपन इंफॉर्मेटिव नहीं कह सकते हैं। एनालिटिकल, इसका मतलब होता है कि आपको कोई डाटा दिया है, उस डाटा को आपने अरेंज किया है और वहाँ से कुछ कॉन्क्लूजन निकाला है, एनालाइज किया है आपने, तो एनालाइज भी नहीं किया है आपने। क्रिटिकल है, तो देखिए अपन ने पढ़ा है बहुत ही गंभीर, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंभीर। तो ऑथेंटिसिटी क्या है, बहुत ही गंभीर इशू है यहाँ पे, ये बोला गया है, ये हो सकता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चिंता करना, ठीक है ना, तो चिंता करना है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से बोला गया है। पर पूरे पैसेज में सिर्फ चिंता करना ही नहीं बताया, यहाँ पे आपको लोगों के बारे में बता रहा है कि किस तरह से क्या करना है। और पेसिमिस्टिक का मतलब तो होता है निराशावादी, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से सुटेबल टोन हो सकता है आपकी क्रिटिकल की, यानी कि ऑथेंटिसिटी है, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है इसके बारे में, ठीक है ना, तो ये बताया गया है, तो आंसर नंबर आपका क्या होगा, सी होगा। तो देखिए ये था आज का सेशन। तो सेशन आज का बहुत ही लंबा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे और यहाँ पे थोड़ा ईजी नहीं था आज का जो चेकलिस्ट था। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही यहाँ पे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।